महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली। इस दौरान सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी उम्मीदवारों के नामों की सूची भी लगातार जारी कर रही है और इसके साथ ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज एक बहुत ही अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे शामिल होंगे। अब से महज कुछ ही मिनटों बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि बैठक महाराष्ट्र चुनाव 2024 के लिहाज से बहुत ही खास है और उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, यानी जो सूची है, उसे फाइनल अमली जमा पहनाने के लिए बैठक बुलाई गई है। सीसी की बैठक दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में हो रही है। देखा जाए तो कांग्रेस ने सबसे आखिर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची गुरुवार को घोषित की। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, उस पर इस बैठक में चर्चा संभव है। महाविकास आघाड़ी ने पहले यह तय किया कि कांग्रेस एनसीपी, शरद पवार वाली जो एनसीपी है, और शिवसेना यूबीटी 85-85 सीटों वाले फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 288 सदस्य विधानसभा में बाकी की 18 सीटों के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत अभी भी जारी है। कांग्रेस का टारगेट लोकसभा चुनाव में अपनी सफलता को दोहराना है, क्योंकि पार्टी ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटें जीती। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी में सभी दल अपनी जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। अब तक शरद पवार की पार्टी की 75 सीटों पर चुनाव लड़ने के कयास लग रहे थे, लेकिन अब वो 85 सीटों की मांग के साथ शरद पवार सीएम की रेस में शामिल हो गए। यानी अगर महाविकास आघाड़ी की जीत होती है और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, उसी पार्टी का प्रमुख सीएम की कुर्सी पर काबिज होगा। शरद पवार को यूं ही नहीं महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता। एमपी में गुरुवार को इस मराठा क्षत्रप ने जो किया, वो कोई सोच भी नहीं सकता था। एमपी में कांग्रेस और उद्धव शिवसेना के मुकाबले काफी कमजोर एनसीपी ने अपने लिए उतने ही टिकटों का जुगाड़ कर लिया जितने पर उनके दोनों ही सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। और ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत ही नजदीक से देखने वाले जानते हैं कि इस बार यह बुजुर्ग राजनीतिज्ञ पहले ही ऐसे इशारा कर रहा था कि सीट शेयरिंग में एनसीपी कम सीटों पर तैयार नहीं होने वाली, और मौका आने पर ऐसा करके भी दिखा दिया। विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने फिलहाल 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 288 में से 255 सीटों के लिए समझौता फॉर्मूला तय कर लिया, जिसमें तीनों सहयोगियों को 85-85 सीटें दी गई हैं। इधर महायुति में भी सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने की तैयारी जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि सीट आवंटन के मुद्दों को सुलझाने के लिए महायुति के घटक दल कुछ सीटों की अदला बदली कर सकते हैं। भाजपा एनसीपी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है और एकनाथ शिंदे भी कुछ सीटें छोड़ेंगे, जिन पर 2019 में शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। कुल मिलाकर लोकतांत्रिक पार्टियों का दिलचस्प चेहरा महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिल रहा है। अब एसडीआर वर्ली सीट पर मुकाबला कैसे त्रिकोणीय है, जरा वो समझिए। यहां पर एमएनएस ने संदीप देशपांडे को टिकट दिया है। इसके अलावा मिलिंद देवड़ा के नाम पर यहां मुहर लगी है। वर्ली सीट की अगर बात करते हैं तो देखिए, मिलिंद देवड़ा के नाम पर मुहर लगी और आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को वर्ली सीट से नामांकन भर दिया। वर्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला इसी कारण से हो चुका है। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति इस वक्त जुड़ रही हैं। अदिति, पहले तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सबसे पहले आपके साथ चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 85-85-85 वाला एमवे ने एक तरफ जहां कर लिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को अब भी आस है कि इस 85 के आंकड़े में इजाफा होगा और पलड़ा कांग्रेस का भारी होगा। आज की बात तो पूजा क्या ही की जाए। आज तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बम्पर वोट की है। आज तो शिवसेना को अपनी असली जनता से मोहर लगाने की है। चाहती है उद्धव ठाकरे की असली शिवसेना जनता मोहर लगाए, भले ही सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी तरह का चिन्ह है जो शिंदे को मिला है। आज शिंदे को भी है कि इस बार बाबा साहेब ठाकरे की जो पार्टी है वो उसकी जो असली मोहर है उनको लगे। तो आज का तो ऐसा जिक्र है कि कांग्रेस को खुद है कि किसी भी तरीके से 85 सीटों पे ही सही, क्योंकि कांग्रेस तो चाहती थी कि 100 से ज्यादा सीटों पे लड़े, लेकिन अब 85-85-85 के इस फॉर्मूले में कांग्रेस चाहती है कि थोड़ा सा डिसेंट सीटों पे हम जीत जाए और एनडीए की सरकार बन जाए। तो यहाँ पर जनता को अपने पुराने जो मराठा का वर्चस्व है उसको वापस लौटाने की आस है। वैसे ही सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने वर्चस्व की आस है। तो महाराष्ट्र का चुनाव अपने आप में एक वर्चस्व का, आस का, बॉडी लैंग्वेज का, परसेप्शन का और जिसे बोलते हैं कि आगे की रणनीति राजनीति का पूरा चुनाव हो चुका है। अब देखिए, धीरे धीरे
चंद, जैसे आज सुबह लिस्ट आई एक 7 नामों की एनसीपी की, उससे पहले बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसा नहीं है कि कोई भी सेटिस्फाइड है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 99 सीटों की लिस्ट जारी कर दी और अब कुछ सीटों की लिस्ट तैयार है कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रही है, क्योंकि जाहिर तौर पे शिंदे वाली जो शिवसेना है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है जिस तरीके से सीट शेयरिंग अभी बैठी है। और अभी जब अमित शाह से मुलाकात हुई, पहली रात को जो बैठक हुई तब तो शिंदे आए ही नहीं, पर दूसरे दिन आए लेकिन नाखुश होकर निकले, ऐसे उनके करीबी सूत्र बता रहे हैं। ये बात अलग है कि अमित शाह जो बड़े रणनीतिकार हैं उन्होंने समझाया कि अगर नाखुश है, बातचीत है तो कमरे बंद कमरे में कीजिए, बाहर जाकर मीडिया को ये नहीं बताना। तो जाहिर तौर पे इस पूरे चुनाव में आप देखें, जैसे आपने वर्ली सीट का जिक्र किया, युवा चेहरे हैं, मिलिंद देवरा कांग्रेसी हुआ करते थे, राहुल गांधी के दोस्त हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में गए, अब आदित्य ठाकरे से उनका आमना सामना है, उनकी सीट भी अनाउंस हो चुकी है। तो ऐसे में आप देखें कितना रोचक हो जाएगा ये, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी 3 आस है। पहला, उनकी आस शुरुआत से थी कि मुख्यमंत्री तो मातोश्री से ही होगा, यानी कि वो खुद ही होंगे, जिस पे वो भारतीय जनता पार्टी से डिफर हुए। दूसरी उनकी आस है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस मुद्दों पर वो अलग हुए, कहीं ना कहीं उनकी ईगो की लड़ाई है, तो वो डिफीट देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और तीसरी आस है कि असली शिवसेना का हकदार, उसके चिन्ह का, उसके नाम का मैं ही हूं। तो ये तीनों आस इस चुनाव में है। अब आदित्य ठाकरे को मिलिंद देवरा मिलिंद देवरा को आदित्य ठाकरे हरा दे, ये भी ईगो की लड़ाई है भाजपा के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए, खासतौर पे अमित शाह वर्सेस उद्धव ठाकरे। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ बनी हुई हैं और ये बात सही है कि सब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। ना ही कांग्रेस अपने 85 आंकड़े से खुश थी, लेकिन अभी कांग्रेस के पास ना खोने के लिए कुछ है ना पाने के लिए, वो यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। दूसरी बात है जो आज हम अजीत पवार की एनसीपी, अजीत पवार फिर भी सेटल कर रहे हैं क्योंकि वो स्ट्राइक रेट ज्यादा चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि अब चाचा का जमाना गया, भतीजे का जमाना आ गया। वैसे भी भतीजे के पास वो घड़ी आ गई है जो हो सकता है उनका समय लेकर आ जाए। सबसे बड़ी बात तो ये कि पार्टी का असली हकदार कौन है ये इस बार तय होगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि शिवसेना में टूट की बात हो या फिर एनसी में टूट की बात हो, दोनों पार्टीज के सीनियर लीडर्स, चाहे इधर शरद पवार की बात हो, उधर उद्धव ठाकरे की बात हो, ये कहते रहे कि असली शिवसेना हमारे पास, असली एनसीपी हमारी, लेकिन जनता किसको असली मानती है, सबसे बड़ी लड़ाई तो इस बार उसकी है। जाहिर तौर पे अगर ऐसी ही बात है तो हम अगर उस बात का जिक्र कर ले, सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का जिक्र कर ले। इस चुनाव में भाजपा क्या चाहती है? पिछले 5 साल पूजा हम सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त मेहनत करी, सरकार में भी आए, सुबह 5 बजे कभी शपथ हुई अजीत पवार की तो कभी देवेंद्र फडणवीस की, तमाम तरीके की, और फिर किस तरीके का स्ट्रगल, यानी एफर्ट। तो कई बार हम जीवन में किसी भी चीज में जितना एफर्ट डालते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन उस एफर्ट जो हमने डाला है, जो मेहनत करी है, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इन चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को वही उम्मीद है। जब उद्धव ठाकरे से अलग हुई भाजपा, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद नहीं ली, जनता को यह मैसेज दिया कि हम सत्ता या कुर्सी के लालची नहीं हैं, और वो शिंदे यानी शिवसेना के शिंदे को दी, इसलिए क्योंकि जनता में ये मैसेज देना कि हमारा जो मुख्यमंत्री था वो डिप्टी सीएम बनने को भी राजी है, हम सत्ता के लालची नहीं हैं। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो जो भी एफर्ट या सैक्रिफाइस हुआ है उसका रिटर्न उन्हें मिले। जाहिर तौर पे ये आस है भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी। दूसरी बात है कि अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की नज़र कुर्सी पर है, कुर्सी की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जिनसे उनकी विचारधारा आज से नहीं दशकों से मिलती है, उसका साथ छोड़ा था। तो उद्धव ठाकरे की आज भी जिद यही है कि एक बार फिर मैं बिना बीजेपी के मुख्यमंत्री बन के दिखाऊं, ये उनकी आस है। और साथ में एक और बात है जो मैं पहले जिक्र कर रही थी कि वो शिंदे को भी बताना चाहते हैं कि असली वारिस तो शिवसेना का मैं ही। तीसरी बात है कि वो स्ट्राइक रेट मैक्सिमम रखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पे हराना चाहते हैं जहां पे बीजेपी जीतती आई है, मुख्यमंत्री की आस। अब बात करते हैं शरद पवार। शरद पवार को हमेशा पावर ऑफ पॉलिटिक्स, उनकी स्ट्रैटेजी के लिए याद किया जाता है,
और जाहिर तौर पे शरद पवार पिछले कुछ सालों से केवल सुप्रिया सूले की राजनीतिक भविष्य की चिंता करते आए हैं। इसलिए आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि हो सकता है शरद पवार भाजपा के साथ आ जाए। हाँ। वो चाहते हैं सुप्रिया सूले सेटल हो, केंद्र में सेटल हो जाएं किसी भी तरह से। लेकिन फिर अजीत पवार ने पाला पलट लिया। अब ऐसे में उनकी भी ये चुनौती है, दोनों की। अजीत पवार अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं कि असली जो घड़ी है वो मेरी ही है, और शरद पवार उस घड़ी का समय बदलकर वो घड़ी अपने पास लाना चाहते हैं, और ये जनता तय करेगी, वो ये 2024 का चुनाव तय करेगा। अब बात होती है कांग्रेस की। कांग्रेस राष्ट्र पार्टी है, एक समय में महाराष्ट्र में उनका वर्चस्व था, लेकिन फिलहाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो इमेज में राहुल आए थे, जिस बॉडी लैंग्वेज में कॉरिडोर में, जो संसद के कॉरिडोर में जो वॉक किया करते थे 2024 के बाद, उस बॉडी लैंग्वेज को बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी के लिए जरूरी है कि महाराष्ट्र में वही सरकार बने जिसमें कांग्रेस पार्टनर हो। वरना क्या 25 नवंबर को शुरू होने वाले अगले पार्लियामेंट सेशन में राहुल गांधी उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ घूम पाएंगे? क्या एससी ओबीसी आरक्षण का जिक्र कर पाएंगे? क्या ये कह पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण हटा देगी और संविधान बदल देगी? तो राहुल गांधी के जो एक बार फिर वो लीडर के तौर पे उभरे हैं, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस के लिए आस ये है कि जैसे तैसे महाराष्ट्र और झारखंड में वो किसी न किसी स्थिति में सरकार में भूमिका निभाएं। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टी की आस है, लेकिन जनता मौन है। उसको पता है कि उसको कहां पर बटन दबाना है, क्योंकि वो महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए उसको चुनेगी जो महाराष्ट्र की अस्मिता का ध्यान रखता है, और ये 20 नवंबर को सामने आ जाएगा। जी अच्छा, बड़ी बात यह भी है कि पिछली बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट शेयर पाने वाली पार्टी बीजेपी ही थी। उसके बाद में शिवसेना, फिर बाकी की और पार्टीज आती हैं, लेकिन शिवसेना एनसीपी में इस बार वोट शेयरिंग में भी बंटवारा होगा। तो क्या स्थिति आप मानकर चल रही हैं कि बीजेपी के पास में अपना जो कोर वोट बैंक था वो लगातार बना रहेगा, और बाकी जो साथ आए हैं उनका साथ मिलने से आंकड़ा बढ़ेगा? देखिए, अलायंस होता ही इसलिए है, इतनी बड़ी स्टेट 288 का स्टेट है, महाराष्ट्र को 4 डिवीजन में बांटा हुआ है। अब देखिए, आप अजीत पवार को क्यों लाया गया था? अजीत पवार विचारधारा के रूप में, और आरएसएस तो बिल्कुल खुश नहीं था अजीत पवार के आने से, पर अगर हम डिवीजन में बांटते हैं तो जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पर पकड़ थी किसकी? शरद पवार की। अजीत पवार उनके साथ थे, पवार्स की पकड़ थी। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र के वोट में सेंधमारी करने के लिए अजीत पवार को लाया गया। उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक जैसी थी, और उद्धव ठाकरे और भाजपा एक समय जब साथ आए थे वो 1 और 1 2 नहीं थे, वो 1 और 1 11 थे, क्योंकि विचारधारा एक जैसी। वोटर का जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन होता है, सारा हिंदुत्व मराठा सोच वाला वोटर एक साथ आ जाता है, तो ऐसे में जातीय समीकरण गौण हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व सेंटिमेंट हावी हो जाता था, और शिवसेना और भाजपा मिलकर बढ़िया सरकार बनाते थे। लेकिन जब शिवसेना और अलग हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी था कि शिवसेना में भी 2 फाड़ हों, और जनता में ये मैसेज जाए कि कौन सी असली शिवसेना है। इसीलिए शिंदे को चेहरा बनाकर मुख्यमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी जो अभी हालिया के चुनाव में देखी है, हरियाणा की बात हो या दूसरे, उसमें खुद के वोट बैंक को इंटैक्ट रखना, सामने वाले वोट बैंक में सेंधमारी करना। अब वो सेंधमारी कैसे होगी? या तो अलायंसेस के माध्यम से होगी, या फिर इंडिपेंडेंट्स खड़े करने से होगी, या उन्हीं की पार्टी के किसी बागी को खड़े करने से होगी। तो ये जाहिर तौर पे जब चुनाव होता है तो अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी होती है। ये उनमें से एक चुनौती है कि कैसे उद्धव ठाकरे के वोट बैंक में सेंधमारी कैसे हुई, शिंदे को अलग करा के। और साथ में हिंदुत्व वाली बात, आज आप देखिए चुनाव में किस तरीके से कसाब के बिरयानी वाला बात आती है, तमाम ऐसी बदलापुर और तमाम ऐसे जिक्र आ जाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व वाली इमेज पर सवालिया निशान उठते हैं कि कसाब को बिरयानी खिलाई जाए। इस तरह के तमाम बयान मार्केट में आप देखें चुनावी मैदान में घूम रहे हैं। तो क्या आपका क्या आकलन है, क्या हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा, या फिर आखिर में भी सरकार ने जो आरक्षण में जो चीजें सेट की, ये जो आखिर जो दाव चला, ये ज्यादा वर्क करते हुए नजर आएंगे? देखिए, किसी भी जो विधानसभा चुनाव, और ये हर चुनाव बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हरियाणा चुनाव में किस तरीके से रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, एक ये फैक्टर चला, और दूसरा किस तरीके से आखिरी के 2 महीने में नायब सैनी की सरकार ने जो कैबिनेट में बदलाव करे फैसलों में, उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया। तो रिवर्स पोलराइजेशन प्लस विकास
के मुद्दे और साथ में जो कैबिनेट के फैसले हुए जो डायरेक्ट जनता से जुड़े थे, यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे होंगे। राष्ट्र मुद्दों से ज्यादा यहाँ पर एससी ओबीसी, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र इस चुनाव में एज लेने का है वो है ओबीसी वोट बैंक की लामबंदी। अगर ओबीसी वोट बैंक लामबंद हो जाते हैं तो इसका पूरा का पूरा गेम भारतीय जनता पार्टी के पाले में आकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव आप उस तरीके से देखिए कि अभी प्रधानमंत्री ने लगातार बड़ी घोषणाएं करी हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं और 4 डिवीजन में देखा जाए तो किस तरीके से अपने अपने वर्चस्व, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है लोकल मुद्दे भी। ये मैसेज कन्वे हो गया कि ना ही आरक्षण खत्म होगा और ना ही संविधान बदला जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा डेंट 2024 में किया था। अब आप देखिए हरियाणा में आते ही एक अनाउंसमेंट हुआ कोटे पर कोटा, और जितने भी दलित वोटर्स ने जो अक्सर कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे उन्होंने इस बार भाजपा को वोट किया तो रिटर्न गिफ्ट सरकार ने दिया। जाहिर तौर पे इस तरह की इमेज मैसेज हरियाणा में भी महाराष्ट्र में भी जाएगा कि अगर हम सारा दलित की बात कर लें, एससी या ओबीसी की, अगर हम इस सरकार को वोट करते हैं तो ना जाने हमारे लिए कब लॉटरी खुल जाए, ना जाने हमारे लिए क्या हो जाए। तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके की मैसेजिंग के साथ आगे बढ़ रही है और इस बार नो डाउट भारतीय जनता पार्टी कोई सेकंड पोजीशन पे रहने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव युद्ध की तरह लड़ रही है और चुनाव में सत्ता में काबिज होने के लिए लड़ रही है और इस बार शायद मुख्यमंत्री बनने के, अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है। इस बार डिप्टी सीएम की पोस्ट या इस तरह की पोस्ट के लिए नहीं, इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा पिछले 5 साल जो एफर्ट भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक, रणनीतिक, जितने भी एफर्ट्स जमीन पर महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में डाले हैं, अब उसके रिटर्न का समय आ गया है, ऐसे आला कमान के रणनीतिकार मानते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बिना सोचे 99 के नाम अनाउंस कर दिए हैं और आने वाले समय में 50 से ज्यादा के नाम भी अनाउंस होने वाले हैं। ज्यादा सीटों पर लड़ेंगी, ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ेंगी। और देखिएगा एक बार फिर जो दूसरे छोटे दल हैं जो आज पिक्चर में नहीं है और ना ही हम बात कर रहे हैं, या इंडिपेंडेंट्स जिन पर आज हम चर्चा नहीं कर रहे, वो इस जमीन को और बदल देंगे। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा में हुआ और ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान के 7 उपचुनाव। मुझे याद है कि राजस्थान के 7 उपचुनाव में अगस्त में जब पार्लियामेंट सत्र था और उस समय प्रदेश अध्यक्ष बदले गए थे, तो हमने सीपी जोशी साहब से पूछा कि अभी तो चुनाव है, उपचुनाव, तो उन्होंने कहा नहीं, वैसे भी ये जो उपचुनाव 7 सीटों पर होने हैं उसमें से 5 सीटें तो कांग्रेस के पास जानी है, लेकिन अगर आज आप एनालिसिस करेंगी तो उन 7 की 7 सीटों पर 50-50 चांस है। अच्छा, यानी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जमीन हरियाणा इलेक्शन की भी बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में नुकसान खाया और उसके बाद में कमबैक इतना स्ट्रांगली किया। पिछले कुछ चुनाव में भी अगर हम देखते हैं तो यही नोटिस किया कि बीजेपी अगर एक बार हारती है तो जो कमबैक होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो क्या मानकर चले महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी जो कमबैक होगा वो काफी स्ट्रांग होने वाला है? क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि इस बार सेकंड नंबर पर आने के लिए बीजेपी लड़ ही नहीं रही। पिछली बार से लेकर अब तक की तैयारी कुछ ऐसी है कि नंबर 1 पे रहा जाए। लेकिन साथ में एक सवाल और भी पूछूंगी, मैंडेट क्योंकि हरियाणा में पूरा है और यहाँ पर अलायंस वाली गवर्नमेंट बनेगी, तो इस बार क्या कोई नई स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि आपने कहा कि सीएम डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला इस बार लागू नहीं होगा, लेकिन अगर अलायंस की सरकार है तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पूजा, सीएम डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भले ही लागू हो, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सेकंड नंबर की पोजीशन पे रहने के लिए शायद तैयार नहीं होगी। इस बार वो महाराष्ट्र के सत्ता कुर्सी पर रहना चाहती है और ये बताना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार होने से क्या कुछ होता है। डबल इंजन की सरकार होने से, ये बात अलग है कि डबल इंजन की सरकार में अगर शिंदे हो या अजीत पवार का चेहरा हो तो भी विकास होगा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सीएम पद पे होगा तो आप देखिए किस तरह के चमत्कार होंगे। ये तो आपकी उस बात का जवाब है। अब आपने कहा कि स्ट्रैटेजी क्या है, चाहे फिर चाइना के साथ बातचीत हो, चाहे पाकिस्तान को बताना हो कि टेररिज्म और व्यापार साथ नहीं चलेगा, और चाहे फिर महाराष्ट्र के चुनाव हो, इन सारी चीजों का एक शब्द में जवाब है पॉलिटिकल विल। स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वर्कर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जो पॉलिटिकल विल है भारतीय जनता पार्टी की, ठीक ऐसे ही चुनाव पहले होते थे। आपने आज से 2014 से पहले कभी उपचुनाव का इतना जिक्र सुना था? उपचुनाव हो भी जाते थे, प्रत्याशी चयन भी हो जाते थे, नतीजे भी आ जाते थे और शायद इतनी चर्चाएं नहीं होती थी। अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश के 9 सीट, राजस्थान के 7 सीटों के उपचुनाव का इतना जबरदस्त चर्चा है। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र के चुनाव हमेशा आम चुनाव पर बात होती थी या किसी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के उस पर चुनाव होते। अब भारतीय जनता पार्टी ने
हर तरह के पंचायत के चुनाव से लेकर एमसीडी के चुनाव हो या प्रदेश के चुनाव हो, उसको एक एजेंडा बना दिया है परसेप्शन का, प्रेस्टीज का, अस्तित्व का, वर्चस्व का, एग्जिस्टेंस का। इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल विल है, भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे को जवाब देना है और भारतीय जनता पार्टी को जो 2024 में 240 के आंकड़े का जो परसेप्शन है उसे पूरी तरीके से बदल के रख देना है। और भारतीय जनता पार्टी को 2027 जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे उस अगले 2 साल के लिए पूरे देश में माहौल को, परसेप्शन को, राजनीतिक विल को बदल कर रख देना है। इसलिए उसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो महाराष्ट्र का चुनाव है। इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव केवल महाराष्ट्र का चुनाव ना होके आगे अगले 2 साल के लिए परसेप्शन का चुनाव है। ये आगे राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने वाला चुनाव है। इसीलिए अमित शाह की पॉलिटिकल विल, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल विल, नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह की रणनीति के साथ महाराष्ट्र का चुनाव अब प्रेस्टीज का चुनाव बन गया है।